दुनिया भर के प्राचीन रीति रिवाजों में स्वर्ग से संपर्क बनाने के लिए पवित्र आवाजों का इस्तेमाल किया गया। पूरा यूनिवर्स ओम साउंड पर रेजोनेट करता है। मगर क्या बड़े से बड़े स्मारक बनाने के लिए भी साउंड का इस्तेमाल किया गया? उन्होंने एक तरह का साउंड बनाया, कोई वाइब्रेशन बनाई जिससे पत्थर अपने आप मूव होने लगे। और क्या प्राचीन नजर आने वाले रीति रिवाज दरअसल दूसरी दुनिया की टेक्नोलॉजी से जुड़े थे? एक कॉम्प्लेक्स साउंड के हार्मोनिक और ओवरटोन्स के अंदर आप दुनिया भर की जानकारी भर सकते हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट जॉर्जियो सुकलोस और लेखक डेविड चिल्ड्रस ने साइंस, रिलीजन और माइथोलॉजी के फील्ड के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया है ताकि वो साउंड की रहस्यमय पावर को एक्सप्लोर कर सकें। दुनिया भर के मॉन्यूमेंट्स में अकूस्टिक प्रॉपर्टीज हैं और ये सारी हार्मोनिक्स हैं। और इस संभावना पर चर्चा कर सकें कि क्या एकॉस्टिक में नई खोज इंसानी जाति के एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ी छलांग ला सकती है। यहाँ आपको लिटरली सही वाइब्रेशन लानी है ताकि आप रियलिटी के अगले एक्सपीरियंस को देख सकें। ब्रह्मांड में एक दरवाजा है, उसके परे सच की उम्मीद है। इसके लिए जरूरी है कि हम अब तक पढ़ाई गई हर चीज पर सवाल करें। सबूत हमारे चारों तरफ है, भविष्य हमारी आंखों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं, हम कभी अकेले नहीं थे। साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज पेश करता है द हार्मोनिक कोड। मैं आप सबको आज यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अकूस्टिक्स डेफिनेटली एक ऐसी चीज है जिसे और एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। इंसानों के लिए म्यूजिक और अकूस्टिक्स ये सब इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद है बाइबल में लिखा है गॉड ने दुनिया बनाई कैसे? शुरुआत में शब्द बोलकर, है ना? ये बोलना सिर्फ शब्दों का बोलना ये सोच नहीं थी, इसमें टोटल चीजें भी थी। जब ये यूनिवर्स बना तो कहते हैं पूरी धरती पर तरह तरह के टोन्स हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। यही चीज इंडिया में ओम के रूप में है। वो भी यही कह रहे हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत एक नोट से हुई है, सिंगल नोट से, वाइब्रेशन से, और फिर ये ओम का साउंड है। ओम एक धार्मिक साउंड है। दुनिया के पूर्वी धर्मों में जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और ये जैनिज्म में भी पाई जाती है। हिंदू धर्म में कॉस्मिक साउंड है ओम। ओम 3 अक्षरों से बना है, ए, यू और एम। ये 3 अक्षर जब जुड़ते हैं तो ओम ये साउंड बनता है और पूरा यूनिवर्स ओम के साउंड पर रेजोनेट करता है। ओम ना सिर्फ हिंदुइज्म बल्कि प्राचीन परंपराओं में भी पाया गया है। इसका इस्तेमाल बुद्धिज्म और फिर जैनिज्म और फिर सिखिज्म में भी होता है और ये सभी परंपराओं में सबसे कॉमन और सबसे पवित्र माना जाता है। ओम का कॉन्सेप्ट वेदों में मौजूद है, उन धार्मिक ग्रंथों में जिसके आधार पर हिंदुइज्म बना। इन ग्रंथों के मुताबिक खास वाइब्रेशन जो मंत्रों के बोलने, गाने और प्रार्थनाओं से बनती है, इंसानों का सीधे स्वयं ईश्वर से संपर्क बनाती है। साउंड के इंपॉर्टेंस हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में बहुत ही अहम है। बिना साउंड के आप किसी मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते। मंत्र शब्दों का कॉम्बिनेशन है जो मिलकर वंदना बनाते हैं। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक ईश्वर ने इंसानों को विजुअल एड दिए ताकि वो इन पवित्र आवाजों को याद रख सके पैटर्न्स के रूप में, जिसे मंडालास कहते हैं। मंडालास निमोनिक डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल चैंटिंग के साथ साथ ध्यान में मदद करने के लिए किया जाता है। कमाल की बात यह है कि हिंदू मंदिरों में हमारे पास मंडालास जैसे विजुअल्स रिप्रेजेंटेशन है, तो वहां उन्होंने एक तरह से साउंड को विजुअल पैटर्न्स में
ट्रांसलेट किया था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसे क्लैडनी पैटर्न्स कहते हैं। 1787 में जर्मन फिजिसिस्ट अर्न्स्ट क्लाडनी, जिन्हें फादर ऑफ अकूस्टिक माना जाता है, उन्होंने अपनी खोज डिस्कवरीज इन द थियरी ऑफ साउंड के नाम से पब्लिश की। इसमें क्लाडनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बताता है कि कैसे वाइब्रेशन कमाल के जियोमेट्रिक शेप्स बनाते हैं। एक चीज है जिसे कहते हैं स्लैडनी प्लेट। इसे इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। ये एक पतली प्लेट होती है, एक साउंडिंग बोर्ड की तरह, और नीचे जुड़ता है एक ट्रांसड्यूसर, और फिर वो प्लेट पर रेत को फैलाते हैं और वो अलग अलग टोन्स को प्ले करते हैं। इन टोन्स के प्ले होने पर रेत के कण नाचने लगते हैं और एक तरह का मैथमेटिकल सर्कुलर पैटर्न बनाते हैं। और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, रेत कुछ पलों के लिए बिखर जाती है और फिर अगला पैटर्न बनाती है। और फ्रीक्वेंसी में आप जितना ऊपर जाएंगे, पैटर्न्स उतने ही कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। उन्नीस 1960 में स्विस साइंटिस्ट हांस येनी क्लाडनी पैटर्न्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जब उन्होंने एक हैरत अंगेज कनेक्शन नोटिस किया। जेनी ने ओम साउंड प्ले किया और इससे एक ऐसी तस्वीर बनी जिसके बीच में डॉट था। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आमतौर पर किसी भी मंडल में बीच में डॉट के साथ एक सर्कल होता है जो कॉस्मिक सेंटर की तरह दिखता है। आज फ्रीक्वेंसीज द्वारा बनने वाले पैटर्न्स को साइमैटिक्स बुलाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम साउंड के विजुअल रिप्रेजेंटेशन को बना सकते हैं और ये बहुत ही कमाल की बात है कि हमें वही पैटर्न भारत के प्राचीन हिंदू मंदिरों में नजर आते हैं। साउथ इंडिया के श्री रंगनाथा स्वामी मंदिर में 40 खूबसूरत स्टैच्यू हैं जो एक अखंड स्तंभ से बने हैं। इन स्टैच्यूज में कूदते छलांग लगाते जानवर बने हैं और उनके ऊपर विमानास, जो प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक वो वाहन थे जिसे देवता उड़ाते थे। ये शब्द विमाना प्राचीन वैदिक ग्रंथों में इसका मतलब होता है उड़ते जहाज। हिंदुइज्म में ये साफ स्थापित है कि देवता इन्हीं विमान के जरिए आसमान से धरती पर आए थे। श्रीरंगम के मंदिर में ये कार्विंग्स हमें दिखाते हैं कि पहले किस तरह के विमानास होते थे। और कमाल की बात यह है कि आप इन विमानास के नीचे अलग अलग तरह के मंडला के पैटर्न्स देख सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये मंडालास सिर्फ कला या खूबसूरती के लिए नहीं बनाए गए थे। कथाओं के मुताबिक हर तरह का विमाना एक खास तरह के मंडला से एक्टिवेट हो सकता था। अगर हमने ये विजुअल कोड क्रैक कर लिया, अगर हमने साइमैटिक पैटर्न क्रैक कर लिया, तो हम शायद इन विमानास के पावर का रहस्य जान पाएंगे। सोचिए अगर ये सारी चीजें किसी तरह सिनेमैटिक से जुड़ी हों और ये शेप्स जो हम देखते हैं प्राचीन हायरोग्लिफिक्स में और इन बड़े बड़े स्मारकों में, और अगर आप उन्हें रिप्रोड्यूस कर पाएं साउंड वेव्स के जरिए, और अगर ये पैटर्न बन जाएं जब हम साउंड को क्रिएट करने में सफल हों, तो ये किसी ऐसा कह सकते हैं कि ये किसी पासवर्ड प्रोटेक्टिव PDF फाइल में, जिसके बाद हम सारी इंफॉर्मेशन पढ़ पाएंगे। और वो मंडला के जरिए यही बताना चाहते थे कि दरअसल यही वो साइमैटिक कोड है जो शेप, वाइब्रेशन, साउंड है जो जहाज को उड़ाने या दूसरी चीज के काम आएगा। बस आवाज की तस्वीर बनाइए और काम आपका हो गया। प्राचीन जमाने में यह ज्ञान गुप्त रह गया क्योंकि इंसान जाति इसके लिए तैयार नहीं थी। इस लेवल की टेक्नोलॉजी के लिए
ये सारे हार्मोनिक्स और साइमेटिक को लेकर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये यूनिवर्सल चीज है। ये सारे यूनिवर्स में रहेगा, हर एक प्लैनेट में ऐसे ही रहेगा। इसे कहते हैं एंथ्रोपिक प्रिंसिपल 1। जैसे मैथमेटिक्स होता है। हमने अकूस्टिक साउंड के एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड्स ढूंढ निकाले हैं और इस वक्त हम लोग भविष्य की टेक्नोलॉजी में उसके इस्तेमाल पर काम कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक इवेंट जो हाल ही में हुआ था। तो दो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां वो क्वांटम इंटरेक्शन को साउंड इंटरेक्शन के साथ डिटेल में स्टडी कर रहे थे, जिसे वो फोनॉन फोटोन इंटरेक्शन बुला रहे थे। फोनॉन साउंड का पार्टिकल होता है और उन्होंने पाया कि साउंड नेगेटिव मास इफेक्ट ट्रिगर कर सकता है। मार्च 2019 में न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने ये शॉकिंग डिस्कवरी की जिसने फिजिक्स के लॉज को रीडिफाइन किया। एक एक्सपेरिमेंट में फिजिसिस्ट एंजेलो एस्पोसिटो ने बताया कि ग्रेविटी का असर फोनॉन पर होता है, मगर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से। धरती की तरफ जाने के बजाय फोनॉन ऊपर की तरफ जा रहे थे। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि फोनॉन का अपना मास होता है, जो इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था। मगर जब करीब से देखा तो पता चला कि उसका मास नहीं बल्कि नेगेटिव मास और नेगेटिव ग्रेविटी है। देखा जाए तो कुछ हालात में साउंड वेव्स गिरने की बजाय ये ऊपर उठती हैं। मगर फिजिक्स की लॉ से कंसिस्टेंट था कि कुछ वाइब्रेशंस नीचे गिरने की बजाय ये असल में ऊपर जाती हैं। मेरे लिए ये एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि अगर आप साउंड को समझ लें तो आप उसे किसी भी भारी चीज को उठाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब प्राचीन किस्से कहानियां जिनमें पत्थरों को हवा में उठाने का जिक्र है वो किसी तरह की टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है? आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, और इसी से तो हम इस आइडिया पर आते हैं। देखिए, साइमेटिक जहां हम कुछ साउंड को स्टैंडिंग वेव्स में डाल रहे हैं और वो ये कमाल के ज्योमेट्रिक शेप्स बनाते हैं, और अगर आप इसे तोड़ना मरोड़ना जानते हैं तो आप इससे कोई भी 3 डायमेंशनल शेप बना सकते हैं। हम आप साउंड को ना सिर्फ उसके नीचे बल्कि उसके इर्द गिर्द घुमा सकते हैं। और इनफैक्ट मैंने एक एक्सपेरिमेंट देखा है जहां पर कई ट्रांसड्यूसर्स स्टायरोफोम बॉल्स और पिंग पोंग बॉल्स को हवा में उड़ा रहे हैं, बस साउंड को सही तरीके से इस्तेमाल करके। तो जरा सोचिए, अगर आप इस पावर को एम्पलीफाई कर सकते, अगर आप इसके पीछे मौजूद प्रिंसिपल को एम्पलीफाई कर सकते या करना चाहते, तो क्या ये काम नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमारे पास प्राचीन कहानियां हैं, प्राचीन इजिप्ट की और इंग्लैंड की। कुछ स्टोनहेंज के पत्थर, प्राचीन कहानियों के मुताबिक मैजिशियन मर्लिन उन पत्थरों को इंग्लैंड के मैदानों पर उड़ाते थे। क्या ये मुमकिन है कि वही प्रिंसिपल जो रेत को हिलाने में और बड़ी चीजें जैसे कि पिंग पोंग बॉल्स को हवा में उड़ाने में इस्तेमाल हुआ, वही बड़े स्तर पर और बड़ी और भारी चीजों को उठाने में भी हुआ हो? कमाल की बात यह है कि प्राचीन दुनिया की सैकड़ों कहानियां हैं जिनमें बड़े बड़े पत्थरों को उठाने के लिए साउंड का इस्तेमाल किया गया था। दुनिया भर के सैकड़ों किस्से कहानियों और कथाओं में बड़े पत्थरों को साउंड टेक्नोलॉजी की मदद से मूव करने का जिक्र है। ये आपको मैक्सिको के माया में नजर आता है, ईस्ट के फिनिशियंस में भी और तिब्बत में भी। प्राचीन इजिप्ट की भी कहानियां हैं जिसमें बड़े से बड़े पत्थरों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जिक्र है, जिसमें कुछ पत्थर हजारों टन भारी थे। दूसरी सदी एडी में अरब के इतिहासकार अबुल हसन अली अल मसूदी ने लिखा कि इजिप्शियंस को दूसरी दुनिया के जीव मिलने आए थे, वो जिन्हें उन्होंने नाम दिया आसमान के रक्षक, जो इजिप्शियंस को ऐसी जानकारी दे गए जिससे वो बड़े से बड़े पत्थरों को हवा में उठा सकते थे, जिसके जरिए उन्होंने द ग्रेट पिरामिड्स को बनाया। पुराने इजिप्ट में उनके पास वो साउंड था, वो वाइब्रेशन थी जिससे पत्थर अपने आप हवा में उठते थे। उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी जो आज हमारे पास नहीं है।
अगर अकूस्टिक टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े पत्थरों को हवा में उठाया गया था, जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है, तो क्या इस टेक्नोलॉजी को यहाँ धरती पर छोड़ा गया है ताकि इंसानी जाति उसे दोबारा ढूंढ या समझ सके? ये हवा में उड़ने की टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्सोटिक है, क्योंकि आज हमें कोई अंदाजा नहीं है ये कैसे होता है, मगर हजारों सालों से हमने इसे अपने किस्से कहानियों में सुना है। प्राचीन देवताओं की ये कहानी मेरे ख्याल से सजेस्ट करती हैं कि हमारे पूर्वजों ने उन दूसरी दुनिया के जीवों को गॉड समझा, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी उस वक्त के लिहाज से बहुत ज्यादा आगे की थी। वो जादू समझने लगे थे, लेविटेशन जैसी टेक्निक को। बिल्कुल। तो प्राचीन जमाने में दूसरी दुनिया के जीव ये जानते थे और उन्होंने वो सब किया जो वो करने आए थे। तो देखिए, सवाल यहाँ पर ये है कि इस टेक्नोलॉजी का कैसे पता लगा जाए, और इसी सवाल में मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ बड़ा बदलाव लाएगी, बल्कि इससे हमारी दुनिया बदल जाएगी। मेरे लिए कमाल की बात यह भी है कि कुछ अकूस्टिक और साउंड ऐसे भी हैं जो ईश्वर के पास तक पहुंचते हैं। कबाला के पाथ ऑफ द 10 सेफेरोट में एनर्जी के भंवर का जिक्र है, जो 5 अलग अलग हार्मोनिक्स में वाइब्रेट होती है, जिसे वोवल्स कहते हैं, टोनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस ज्ञान को लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक माना गया था, और किस्से कहानियों के मुताबिक जब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ तो दुनिया तबाह हो गई। पहले उन्होंने जेरिको को तबाह किया है ना, साउंड के जरिए। ये देखिए, जेरिको बाद में आया, मगर आपने जेरिको का जिक्र किया ही है, तो आर्क ऑफ द कॉवेनेंट की पूरी कहानी और मार्चिंग इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही सिंपल और बेहतरीन एग्जाम्पल है। हिब्रू बाइबल के बुक ऑफ जोशुआ में कहानी है कि कैसे इजराइल ने कैनन पर कब्जा किया, और इसकी शुरुआत जेरिको की जंग से हुई। इस कहानी के मुताबिक गॉड के आदेश पर इजराइलाइट्स ने जेरिको की इम्पेनिट्रेबल यानी अभेद दीवार का हर रोज आर्क ऑफ द कॉवेनेंट के लिए चक्कर लगाया, लगातार 6 दिनों तक। मगर फिर 7वें दिन उन्होंने जेरिको के 7 चक्कर लगाए, एक जोरदार आवाज के साथ। 7वें दिन पर जब वो चक्कर लगा रहे थे तो उन्होंने ट्रम्पेट्स बजाए, और उन ट्रम्पेट्स की आवाज से जेरिको की दीवार टूट गई। और अगर आप ये इंजीनियरिंग के नजरिए से देखें, क्या उन ट्रम्पेट्स और वाइब्रेशन ट्रम्पेट्स की आवाज ने किसी तरह दीवार में मौजूद ईंटों की फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट किया, जिससे वो दीवार टूट गई? क्या जेरिको की कहानी मिथ्या न होकर ऐतिहासिक घटना है, जहां हजारों साल पहले अकूस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का कहना है कि हाँ, और वो दूसरी कहानियों की ओर इशारा कर रहे हैं जो आर्क ऑफ द कॉवेनेंट की शक्तियों को दर्शाता है। मुझे ये चीज हमेशा इंटरेस्टिंग लगी है कि हमारे पास ये जादुई मंत्रों की जो कहानियां हैं वो कहां से आईं। देखिए, किसी चीज को वॉइस कमांड से ऑपरेट करना जब आपको पता ना हो कि वो क्या है, ये एक तरह का जादुई मंत्र ही तो हुआ। सच में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप आर्क ऑफ द कॉवेनेंट या हाई प्रीस्ट को देखें, हाई प्रीस्ट जाहिर है गॉड से बातें करते थे, ब्रेस्ट प्लेट्स ऑफ जजमेंट पहनते थे जिस पर 12 पत्थर थे। हाई प्रीस्ट आर्क ऑफ द कॉवेनेंट के पास जाने पर कुछ मंत्र बोलते थे, साउंड्स निकालते थे। ये बहुत ही गहरे टोनल थ्रोट टाइट मंत्र थे। इन टोन्स से फिर वो पत्थर वाइब्रेट होते थे और उनसे रोशनी निकलती थी, और आर्क किसी तरह उससे रिएक्ट करता था। यहाँ कुछ एक्टिव एनर्जी थी जिसे हम ग्लोरी या गॉड का कवॉट कहते हैं। ये गॉड नहीं है, मगर कोई एनर्जी फील है जो अगर आप उसके करीब गए, याद है ना, उसके करीब जाना अलाउड नहीं है। उसके अंदर कुछ था कि अगर आप उसके करीब गए तो आपकी मौत हो जाएगी। मैं बताता हूँ मुझे क्या लगता है। हो सकता है इस ब्रेस्ट प्लेट्स पर कोई ऑप्टिकल या अकूस्टिक ऑप्टिकल ट्रांसीवर्स रहे होंगे और वो हाथ मिला रहे होंगे, जैसे कि हमारे पुराने अकूस्टिक फोन्स मॉडेम्स के साथ होता था। जब आप किसी फोन को लगाते थे, फैक्स करते थे, तो मशीन दूसरी तरफ से कनेक्ट करती थी। यहाँ जो हो रहा है, यहाँ साउंड के इस्तेमाल से हेवन और अर्थ के बीच लिंक बन रहा था। ये आइडिया कि इंसान और दिव्य जीवों के बीच संपर्क हो सकता है,
जैसे हिंदुओं में ओम के इस्तेमाल से होता है, ये दुनिया भर के धार्मिक रीति रिवाजों का कॉमन थीम है। सभी रिलीजन्स में म्यूजिक यूज होता है और आप इसे पूजा के कार्यों में देखते हैं। साम्स के साथ कैंटर ज्यूइश धर्म में, कोर क्रिश्चियन धर्म में, इस्लाम में भी जहां कोई फॉर्मल म्यूजिक नहीं है, कुरान को पढ़ते समय एक धुन पैदा होती है। हर कल्चर में ये आइडिया है कि म्यूजिक के जरिए गॉड से कनेक्शन बनाया जा सकता है। कई धार्मिक प्रथाओं में जितनी इम्पोर्टेंस म्यूजिक को मिली है, उतनी ही इम्पोर्टेंस पूजा स्थल या ये प्रथाएं कहां की जा रही हैं उसको भी मिली है। कोयर का शॉक्स कैथेड्रल में गाना किसी जादू से कम नहीं है। वजह है आर्किटेक्चरल स्पेस। ये सारी आर्किटेक्चरल जगहें जो अलग अलग कल्चर्स में मौजूद है, ईस्ट के सीक्रेट मोनेस्ट्रीज से लेकर मिडिल ईस्ट तक, और ये सभी अपने आर्किटेक्चरल डिजाइन जगहों के लिए मशहूर थे जहां से पवित्र जीवों को पुकारा जाता था। कमाल की बात यह है कि सैकड़ों आर्कियोलॉजिस्ट्स को लगता है कि दुनिया की पुरानी इमारतें, मंदिर या ढांचे खास तौर पर इन अकूस्टिक प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं। तुम सब की तरह मुझे भी लेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट और रिसर्च की जानकारी रखना पसंद है, और मुझे लगता है दुनिया भर में स्मारकों में एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज का होना बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने पाया कि इन सारे चेम्बर्स को ऐसे बनाया गया था कि आप ना सिर्फ इस अकूस्टिक एक्सपीरियंस को सुन सकें बल्कि महसूस करें अपनी हड्डियों में, अपने टिश्यूज में। हाँ, वो इसे आर्कियो अकॉस्टिक्स बुलाते हैं। आर्कियो अकूस्टिक्स आर्कियोलॉजी का इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसे साउंड और एकूस्टिक के प्राचीन दुनिया में इस्तेमाल को लेकर डेडिकेट किया गया है। ये एक नई फील्ड है और आर्कियो अकूस्टिक्स प्राचीन साइट्स, ऐतिहासिक साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स की साउंड क्वालिटी को देख रही है जहां शायद म्यूजिक की कोई बड़ी अहमियत थी। स्टोनहेंज उनमें से एक है। स्टोनहेंज के बीच में खड़े रहने से आप म्यूजिक का ब्लास्ट बना सकते हैं, चाहे आपके पास जो भी औजार हो। हम ये नहीं जानते हैं, मगर साउंड पत्थरों से बाउंस होकर एक तरह का इको चेम्बर का एक्सपीरियंस बनाता था। स्टोनहेंज एक सोनिक मंदिर की तरह है। इससे मेरा मतलब है इस मॉन्यूमेंट के बीच में खड़ा व्यक्ति म्यूजिकल साउंड्स बना सकता था, खास तौर पर लो फ्रिक्वेंसी वाली जो अंदर ही रहती। एक्चुअली स्टोन्स के अंदर और एनर्जी डेवलप होती, और वो भी एक ऐसे काम के लिए जो इस समय तो हम सिर्फ गैस ही कर सकते हैं। दुनिया भर में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सैकड़ों प्राचीन साइट्स ढूंढ निकाले हैं जो इन्हीं अकूस्टिक प्रिंसिपल के आधार पर डिजाइन किए गए थे, जैसे कि टर्की का गोबैकी टेपे, माल्टा का हाइपोजियम और आयरलैंड का न्यू ग्रेंज पैसेज टोम्ब। न्यू ग्रेंज की अकूस्टिक प्रॉपर्टीज बहुत ही स्ट्रांग है। उन्होंने पाया कि जिस तरह साउंड वेव्स चेम्बर में बाउंस होती हैं, उससे एक चीज बनती है जिसे कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स, और इससे इंटेंसिटी और साउंड बढ़ता है। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक न्यू ग्रेंज के अंदर मौजूद कार्विंग्स सबूत हैं कि उस स्मारक को अकूस्टिक प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और देखा गया है कि इन स्टैंडिंग वेव्स को चेम्बर के अंदर रिकॉर्ड भी किया गया था। आपको जिग-जैग निशान हर तरफ मिलेंगे, जिससे पता चलता है कि वो ना सिर्फ अकूस्टिक्स को समझते थे बल्कि चेम्बर्स के अंदर अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कर रहे थे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब उन्होंने कॉर्बिल्ड शेप की छत की जांच की, जो कि सैकड़ों बहुत बड़े पत्थरों का बना था जो लगभग स्पाइरल जाते थे, उन्होंने पाया कि इन पत्थरों को एडजस्ट किया गया था क्योंकि वो चेम्बर को अकूस्टिक के लिहाज से ट्यून करना चाहते थे। क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि दुनिया भर के प्राचीन स्मारक जो अलग अलग सभ्यताओं से थे, उन्होंने वही अकूस्टिक प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा, या इस सब का कोई बहुत ही कॉमन मकसद था? अगर हाँ, तो क्यों?
कमाल है, इन सारे प्राचीन साइट्स पर वाइब्रेशन और अकोस्टिक का ध्यान रखा गया था और वो खास तौर पर इसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए थे। हाँ, उन्होंने इसे ऐसा किया ताकि इंसानों को एक कमाल का एक्सपीरियंस मिल सके जो कि इस दुनिया का ना हो, जैसे गॉड के करीब होने जैसा एक्सपीरियंस। वो इस जगह को खास बना रहे थे और किसी तरह से वो एक स्पिरिचुअल पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे थे। शायद ड्रम्स वगैरह बजाकर अपने पूर्वजों के देवता या आसमानी देवताओं को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो हम देख रहे हैं उससे लगता है कि यह इंसानों और देवताओं का मीटिंग ग्राउंड था। इन रेजोनेंस चेम्बर्स की इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक चीज जो पता लगी है वो ये है कि इन लो फ्रीक्वेंसीज पर आप ट्रांस जैसे माहौल में पहुंच सकते हैं। शायद इससे कोई साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल असर होता है। इसका इस्तेमाल शैमनिस्टिक रिवाजों में होता है। प्राचीन धार्मिक गुरु, जिन्हें आमतौर पर शामन भी बुलाया जाता है, इंसानों और देवलोक के बीच एक लिंक की तरह देखे जाते थे। शामन के लिए साउंड का इस्तेमाल न सिर्फ धार्मिक कनेक्शन के लिए था, बल्कि दूसरी दुनिया से इंटरैक्ट करने के लिए भी था। शामन ये शब्द साइबेरियन धार्मिक प्रथाओं से आया है और इसका मतलब होता है वो इंसान जो दुनिया के अंदरूनी फैब्रिक या अंतर्निहित कपड़े को देख सकता है। ये वो लोग हैं जो इस दुनिया का दूसरी दुनियाओं से संपर्क बनाते हैं। वो दूसरी दुनिया में कदम रख दूसरी दुनिया की ताकतों से बात कर सकते हैं। ये शामन्स जब वो मंत्र पढ़ते थे, वो गाते थे, वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे, ये सब वो कॉन्शियसनेस के अलग स्टेट में जाने के लिए करते थे ताकि वो धार्मिक जीवों से कम्युनिकेट कर सकें या शायद उन जीवों से जुड़ सकें जिन्हें हम प्राचीन एलियंस बुलाते हैं। पॉइंट ये है कि ये सारी शैमनिस्टिक प्रथाएं ये सब किस पर निर्भर थीं? मंत्रों पर, साउंड पर, शुद्ध बुद्ध के अलग स्टेट में जाने पर वो किससे जुड़ते थे? दूसरी दुनिया, एलियंस, जो भी है वहां। आपकी ये बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमें पता चला है कि साउंड वेव्स हमारे दिमाग को एक्चुअली कंट्रोल कर सकती हैं। 1960 में न्यूरो साइंटिस्ट्स ने ढूंढ निकाला कि रिदम और एकूस्टिक इंसान के दिमाग में फिजियोलॉजिकल बदलाव ला सकते हैं एक प्रक्रिया के जरिए, जिसे एंट्रेनमेंट कहते हैं। अगर मैं बाहरी एनवायरनमेंट में कोई पल्स क्रिएट करता हूं जो ब्रेन वेव की स्पीड पर है, तो मेरा ब्रेन वेव उस स्पीड को मैच करने की कोशिश करेगा ताकि मेरी एनर्जी बचे और साथ ही मेरा कॉन्शियस बदलेगा इस प्रोसेस में। यानी हम सिर्फ एक ड्रम की मदद से जब चाहें अपने कॉन्शियसनेस को बदल सकते हैं। अगर मैं आपके ऊपर ईईजी मशीन लगाऊं ताकि मैं आपके ब्रेन वेव्स को देख सकूं, और हम जब जगह होते हैं तो हमारे ब्रेन वेव्स बीटा वेव्स जनरेट करते हैं जो कि 13 से 38 हर्ट्ज के बीच रैपिड होता है और ड्रम बीट पर यह होता है 5। तो मेरी ब्रेन वेव्स स्लो होने लगेंगी, धीमी से धीमी, ताकि मेरा कॉन्शियसनेस जगे हुए स्टेट से धीमी स्टेट में चला जाए, वो भी बिना किसी नींद के, जिसका मतलब है कि आप ट्रांस में हैं। यही तो है उसकी डेफिनेशन। ब्रेन एंटरटेनमेंट के लिए शुरुआती एग्जाम्पल्स हैं शैमनिक ड्रम्स। ड्रम बीट की स्पीड होती है करीब 5 हर्ट्ज और वो कुछ ऐसी होती है। यानी कि ये 5 हर्ट्ज है। नींद में सपने देखते हुए आपका दिमाग 5 हर्ट्ज पर होता है और ये सब कुछ जुड़ा होता है आपके कॉन्शियसनेस से। वो किसी दैविक चीज या किसी दूसरी दुनिया से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगर मॉडर्न साइंस ये साबित कर पाई है कि शैमनिक ड्रम्स के बजने से दिमाग ट्रांस वाले स्टेट में जाता है, तो क्या ये भी सच है कि इससे एक्स्ट्रा सेंसरी क्षमताएं जाग सकती हैं, जिससे आप पूरी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं? हालांकि ये सुनने में अजीब लगे, मगर 1995 में यूएस गवर्नमेंट ने रिवील किया कि ब्रेन एंट्रेनमेंट उनके टॉप सीक्रेट स्पाई प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसका नाम था प्रोजेक्ट स्टारगेट। इस सीक्रेट यूनिट में काम करने वाले लोग जगहों और घटनाओं की जानकारी बटोरते थे, वो भी दूर बैठे
सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से एक ऐसी प्रैक्टिस के जरिए जिसे रिमोट व्यूइंग कहते हैं। 1970 में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने रिमोट व्यूअर्स को अफ्रीका में डूबे एक रशियन स्पाई प्लेन को ढूंढ निकालने का काम दिया था। आप किसी भी पुराने रिमोट व्यूअर से बात करें जो स्टारगेट प्रोग्राम का हिस्सा थे, वो आपको बताएंगे वो कितने सटीक और कितने इंपॉर्टेंट थे और उनकी जानकारी कितनी रेलेवेंट थी। जॉन विवांको रिमोट व्यूइंग की फील्ड में 20 से भी ज्यादा सालों से काम करते आए हैं, दोनों बतौर टीचर और प्रैक्टिशनर। मैंने 9/11 के बाद कॉरपोरेशन इंटेलिजेंस और FBI के काउंटर टेरर के साथ काम किया है। किसी भी रिमोट व्यूइंग सेशन की शुरुआत में जॉन खास साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ब्रेन वेव्स को एंट्रेन कर ट्रांस जैसी स्थिति में पहुंचा सकें। रिमोट व्यूइंग के सेशन से पहले हम सबसे पहले कूल डाउन होते हैं। इस दौरान हम मेडिटेट करते हैं और बाइनॉरल बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप कानों में जाने वाली फ्रीक्वेंसीज के बारे में सोचें, जब आप कोई साउंड सुनते हैं तो अगर आपके कान में कोई ऐसी आवाज आ रही है जो 6 हर्ट्ज पर पल्स सेट हो रही है और दूसरे कान में साउंड 4 हर्ट्ज पर पल्स सेट हो रही है, तो आपकी ब्रेन वेव सिंक्रोनाइज होकर करीब 5 हर्ट्ज पर आ जाएगी और हम इसी जोन में रहना पसंद करते हैं ताकि हमें बेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। जॉन का मानना है कि इस ट्रांस स्टेट में जाकर रिमोट व्यूअर्स ने न सिर्फ जानकारियां बटोरी हैं, बल्कि उनका सामना दूसरी दुनिया के जीवों से भी हो चुका है। हम अरेसीबो रेडियो ऑब्जर्वेटरी के पास एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और मैं पहला व्यूअर था जिसे खास काम दिया गया था और मैंने इन जीवों को देखना शुरू किया, इन एलियंस को। मुझे याद है उस सेशन के दौरान मैं कहता रहता था वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, और मुझे नोटिस करने लगे। यहाँ मेरे पसीने छूट रहे थे क्योंकि मेरे अंदर एड्रेनलिन बढ़ गया था। फ्लाइट या फाइट वाला रिस्पॉन्स शुरू हो चुका था। उसने टेलीपैथी के जरिए मुझसे बात की और मुझसे कहा कि हम तुम्हारी मदद करने आ रहे हैं और हमें तुम्हारी मदद भी चाहिए। दूसरे व्यूअर्स को भी यही चीजें नजर आने लगी और तब हमें लगने लगा कि ओके, यानी मैं हेलुसिनेट नहीं हो रहा हूं, ये वाकई में हो रहा है। ट्रेविस, इस पर तुम ज्यादा डिटेल में बात कर सकते हो, मगर हम एक स्पेक्ट्रम में जी रहे हैं, है ना? और हम हकीकत का बहुत ही छोटा सा हिस्सा देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि ये सारी फ्रीक्वेंसीज एक डायल की तरह हों, जैसे जब हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। मैं अर्थ की फ्रीक्वेंसी पर नहीं हूँ, मैं स्पेस की फ्रीक्वेंसी को सुनना चाहता हूँ और शायद मैं देख पाऊँ कि वहाँ क्या है। तो क्या ये मुमकिन है कि अगर आप एक परफेक्ट स्पॉट पर हों और वो आपको ऐसे स्पेक्ट्रम में शिफ्ट करें जिसे आप सुन सकते हो? क्या ये मुमकिन है? अगर हम एक्चुअली साइज के जरिए से ही सही रेजोनेंसेस और स्टोन्स को ढूंढ निकालें जो हमारा कांटेक्ट किसी चीज से किससे बना सके। इसका पता लगाने का एक ही तरीका है, दरवाजा खटखटाकर देखकर कि वहां क्या है। एक प्राचीन बुक है जिसे कहते हैं पैरिक शिरा, जिसमें साउंड पर एक चैप्टर है जहां लिखा है कि नेचर में हर चीज का अपना वाइब्रेशन है, जिसका मतलब है अपना कॉन्शियसनेस है। हाँ, हम उसे कहते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस। हर चीज जिंदा है और इससे हम इस बात पर आते हैं कि यूनिवर्स अपने आप में वाइब्रेशन का मिशमैश है और यूनिवर्स एक सॉन्ग आ रहा है एक तरीके से, और अगर हम इस सॉन्ग को समझना या मैनिपुलेट करना सीख जाएं तो शायद हम यूनिवर्स को समझ पाएं या मैनिपुलेट कर पाएं। और ये सब कुछ हार्मोनिक्स है। इससे हमें पाइथागोरस पर जाना होगा, उनके म्यूजिक ऑफ द स्पीयर्स कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि उन्होंने म्यूजिकल स्केल का आइडिया दिया था, म्यूजिकल रेशोस का। 6वीं सदी BC में पाइथागोरस, एक मशहूर ग्रीक मैथमेटिशियन और फिलोसोफर, ने एक अकूस्टिक खोज की जो इतिहास में आज भी गूंजती है। पाइथागोरस एक तरह से हमारे मॉडर्न मैथमेटिक्स के फादर हैं। उन्होंने हमें बेस 10 का फॉर्मूला दिया जिससे नंबर्स का वेस्टर्न सिस्टम बना। वो हर चीज में एक तरह से दैवीय असमानता ढूंढते थे। एक रोज पाइथागोरस एक लोहार के पास से गुजर रहे थे और उन्होंने लोहार के कारखाने से एक तरह की हारमोनी निकलती सुनी।
और फिर अपने साइंटिस्ट वाले दिमाग के साथ उन्होंने पता लगाया कि अगर एक हैमर अपने वजन से दुगने हैमर से टकराता है, यानी दोनों एक ही समय पर टकराएं, तो जो नोट्स बनते हैं वो हार्मनी होती है। इससे जो बड़ी खोज उन्होंने की थी ये कि जो वेव्स स्ट्रिंग्स या किसी विंड इंस्ट्रूमेंट से बनती हैं उन्हें क्लियर नोट्स और स्केल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रैक्शन और डिस्क्रिएट रेशियो की मदद से। तो पाइथागोरस ने कमाल का काम किया, मैथ और ज्योमेट्री को लेकर उसे म्यूजिक से जोड़ दिया और इसी से बना वेस्टर्न म्यूजिकल स्केल। पाइथागोरस की हार्मोनिक्स की स्टडी से उन्हें यकीन हुआ कि यूनिवर्स में सभी, जिसमें यहां तक कि ग्रह और तारे भी हैं, सभी लगातार वाइब्रेट होते रहते हैं। कमाल की बात यह है कि वो सही थे। 2000 साल पहले ग्रीक्स ने अहम सवाल पूछा, कौन सी चीजें यूनिवर्स की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन कर सकती है? पाइथागोरस ने कहा, म्यूजिक में वो कॉम्प्लेक्सिटी है जो यूनिवर्स की डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकता है। तो आसान शब्दों में ये हमारा यूनिवर्स म्यूजिक के नोट्स पर रेजोनेट होता है। पाइथागोरस ने कहा कि सब कुछ म्यूजिक पर बेस्ड है, जो कि खास रेशियोज, थर्ड, फिफ्थ्स, ऑक्टेव्स पर बेस्ड है। तो सोलर सिस्टम को क्यों ना इस तरह एक्सप्लेन किया जाए। अगर आप मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न को देखें, सभी एक खास रेशियोज में एक साथ अलाइन हैं। हो सकता है ये रेशियो स्ट्रिंग्स के रेशियोज हों और इसीलिए उन्होंने इसे नाम दिया म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स। जब प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में चक्कर लगाते हैं तो उन्हें लगा वो भी म्यूजिक क्रिएट करते होंगे। ऐसा म्यूजिक जो हमारे कान नहीं सुन सकते, ये स्वर्ग का म्यूजिक है, एंजल्स का म्यूजिक है। मगर फिर भी इससे आप सोलर सिस्टम की रेगुलरिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उन्हें लगा कि आप यूनिवर्स को म्यूजिक के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। पाइथागोरस को लगा कि वो इंसान के जन्म के कोड को अनलॉक कर रहे थे। वो एक तरह से इंसानों को ईश्वर की भाषा सिखा रहे थे। पाइथागोरस ने कहा, सूर्यदेव ने उन्हें एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में सिखाया है। मॉडर्न म्यूजिक और म्यूजिक से जुड़ी चीजों का बेस बना। तो यहाँ दूसरी दुनिया का कनेक्शन है जिस पर हम लोगों के लिए सोचना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें जैसे कि म्यूजिक और फ्रीक्वेंसीज और हार्मोनिक्स, ये सारी बातें मैथमेटिक्स पर आकर रुक जाती हैं। प्राचीन कबलिस्टिक्स ग्रंथों के मुताबिक मैथ जब सही हार्मोनिक्स के साथ मिलता है तो वो अलाइन होता है नेचुरल हार्मोनिक या यूनिवर्स के यूनिवर्सल पैटर्न से। हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे पूर्वजों के इन छिपे पवित्र ज्ञान की, जो थी एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी। दिव्य शक्तियों तक पहुंचने का उनका एक तरीका था, चाहे फिर वो एंजल्स हो या ईश्वर या प्राचीन एलियंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अलग अलग अकूस्टिक प्रॉपर्टीज को लेकर मैंने हमेशा यही सोचा कि अलग अलग पैटर्न है। मैंने इसे गॉड का फ्रैक्टल बुलाया है, जो मेरा ख्याल है अगर मिल गया तो एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन की तरह होगा यूनिवर्स को या किसी भी चीज को बनाने को लेकर। क्या आपने कभी ऐसे डायग्राम्स देखे हैं जिन पैटर्न्स की मैं बात कर रहा हूं? फ्लावर ऑफ लाइफ। मैं यही बोलने जा रहा था। तुम जो कह रहे हो वो फ्लावर ऑफ लाइफ है, निर्माण का सिंबल। ओवरलैपिंग सर्कल्स से बनता है फ्लावर ऑफ लाइफ, जिसमें सभी जियोमेट्रिक फॉर्म्स नजर आते हैं। इस पवित्र जियोमेट्री के सबसे पुराने सुराग इजिप्ट के ओसाइरिस मंदिर में पाए गए हैं। एक ऐसा स्मारक जो आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक 6000 साल पुराना है। फ्लावर ऑफ लाइफ सिंबल को सभी सिंबल का सीड सिंबल माना गया है। प्राचीन इजिप्शियंस जानते थे कि यह सिंबल स्वर्ग से आया है। फ्लावर ऑफ लाइफ बहुत ही खास है। ये एक मंडल की तरह है और शायद इसका यूनिवर्स के जियोमेट्री नेचर से कोई संबंध हो सकता है। हमें नहीं पता ये क्या करता था। शायद ये किसी डिवाइस को सिंबलाइजिंग करता था, जो कि एक साउंड डिवाइस, हार्मोनिक डिवाइस हो सकता है। कोई ऐसी चीज जो बहुत ही टेक्निकल हो और जिसे प्राचीन लोग इस्तेमाल करते थे। क्या ये मुमकिन है कि दूसरी दुनिया के जीवों ने एकूस्टिक की मदद से
इंसानी जाति को हजारों सालों तक गाइड किया हो? अगर जवाब हाँ है, तो क्या उन्होंने इसके सुराग छिपाए हैं? प्राचीन रीति रिवाजों में, पवित्र धार्मिक स्थलों में जहां कॉन्शियसनेस ऑल्टर होती है और पवित्र शेप में जो साइमेटिक पैटर्न्स बनाते हैं, शायद इंसानी जाति का अगला बड़ा कदम तब लिया जाएगा जब हम दूसरी दुनिया के इस मैसेज को समझ पाएंगे, जो शायद आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। मुझे भी ये लगता है कि हमारे पास इस हार्मोनिक कोड को क्रैक करने का मौका है। हम सब गोल्डन एज और उस समय की बात करते हैं जब दूसरे दुनिया के जीव हमारी धरती पर होंगे, मगर उसके लिए इस कड़ी को सुलझाना अहम है। हार्मनी ही वो कड़ी है जिसको सुलझाना है, ताकि पूरा यूनिवर्स हार्मनी में रह सके। तो ये लिटरली सही वाइब्रेशन को सही वाइब्रेशन के साथ मैच करने के बराबर है, ताकि हम रियलिटी के अगले एक्सपीरियंस को बना सकें। बहुत बढ़िया गाइस, आज इस डिस्कशन में आपके साथ मुझे बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि ये तो साफ हो गया है कि दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो हम समझते नहीं हैं, हमारी समझ के परे हैं। रियलिटी भी काफी अलग है, और वो भी जो हम अपने सेंसेस से महसूस करते हैं। और सच कहूं तो मैं इस चर्चा को आपके साथ दोबारा जरूर पढ़ाना चाहूंगा। हम इसे कंटिन्यू करेंगे।